एक अज्ञात युवती जिसकी कई वर्ष पहले एक रहस्यमयी दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। उसका चेहरा भयावह हो चुका है और उसकी आत्मा आज भी बेगुनकोदर स्टेशन पर भटकती दिखाई देती है, मानो वो किसी अधूरे इंतजार में अब भी वहीं अटकी हुई हो। पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिले में स्थित बेगुनकोदर रेलवे स्टेशन दिन में बिल्कुल साधारण दिखाई देता था। कुछ यात्री आते, कुछ ट्रेनें रुकती और फिर सब कुछ सामान्य हो जाता। लेकिन सूरज ढलने के बाद इस स्टेशन का रंग बदलने लगता था। जैसे जैसे अंधेरा बढ़ता, प्लेटफॉर्म खाली होने लगता। जो यात्री रात की ट्रेन से उतरते, वे भी बिना रुके जल्दी जल्दी स्टेशन के बाहर निकल जाते। कोई चाय नहीं पीता, कोई बेंच पर बैठकर अगली ट्रेन का इंतजार नहीं करता। कई बार शुभेंदु मुखर्जी ने यह बात नोट की। उसकी नियुक्ति हुए मुश्किल से 10 दिन हुए थे। वो नया स्टेशन मास्टर था और अभी इस जगह को समझने की कोशिश कर रहा था। लेकिन एक बात उसे शुरू से ही अजीब लग रही थी। शाम होते ही पूरे स्टेशन पर एक अजीब सी चुप्पी उतर आती थी। ऐसा नहीं था कि वहां आवाजें नहीं थीं। झींगुरों की आवाजें आती थीं, दूर कहीं कुत्ते भौंकते थे, कभी कभी हवा से टीन की चादरें भी खड़क उठती थीं। फिर भी उस जगह पर कुछ ऐसा था जो हर आवाज को दबा देता था। एक रात उसने देखा, एक बूढ़ा यात्री टिकट खिड़की के सामने खड़ा था, लेकिन उसकी निगाहें बार बार प्लेटफॉर्म के आखिरी सिरे की तरफ जा रही थीं। कुछ सेकंड बाद वो आदमी बिना किसी कारण के अपना सामान उठाकर बाहर चला गया। उसी रात एक और परिवार ट्रेन से उतरा। वो परिवार भी तेज कदमों से स्टेशन के बाहर निकल गया। इन छोटी छोटी बातों ने शुभेंदु के मन में सवाल जरूर खड़े कर दिए थे। उस रात घड़ी ने 8 बजाए। स्टेशन पर अब केवल 2 कर्मचारी बचे थे। कुछ देर बाद हरिनाथ भी अपना काम निपटाकर स्टेशन मास्टर के कमरे में आया। उसके हाथ में लालटेन थी, लेकिन उसकी निगाहें खिड़की के बाहर जमी हुई थीं। कुछ पल चुप रहने के बाद शुभेंदु ने उससे वही सवाल पूछ लिया जो कई दिनों से उसके मन में घूम रहा था। हरिनाथ ने पहले कोई जवाब नहीं दिया। उसने धीरे से खिड़की के बाहर देखा, फिर धीमे कदमों से दरवाजे तक गया और उसे भीतर से बंद कर दिया। उसके चेहरे का रंग बदला हुआ था। उसने शुभेंदु को सीधे कुछ नहीं बताया, बस इतना कहा कि इस स्टेशन के बारे में बहुत सी बातें कही जाती हैं। लोगों का मानना है कि रात के समय इस जगह पर किसी और का अधिकार हो जाता है। उसने इशारों में यह भी समझाने की कोशिश की कि अगर बहुत जरूरी न हो तो अंधेरा होने के बाद यहां ज्यादा देर रुकना ठीक नहीं। लेकिन शुभेंदु हल्का सा मुस्कुरा दिया। वो पढ़ा लिखा आदमी था। उसने ऐसी बातों को हमेशा अंधविश्वास माना था। कुछ देर बाद हरिनाथ भी स्टेशन छोड़कर चला गया। अब पूरा स्टेशन लगभग खाली था। कमरे में रखी घड़ी की टिक टिक साफ सुनाई दे रही थी। खिड़की के बाहर घना कोहरा उतर आया था। प्लेटफॉर्म का दूसरा सिरा अब दिखाई नहीं दे रहा था। तभी अचानक दूर से ट्रेन की सीटी सुनाई दी। उसी के साथ एक ठंडी हवा कमरे में घुस आई। शुभेंदु ने अनायास खिड़की की तरफ देखा। एक ट्रेन धीरे धीरे स्टेशन पार कर रही थी, लेकिन अगले ही पल उसकी नजर किसी और चीज पर टिक गई। कोहरे के बीच एक लड़की भाग रही थी। वो प्लेटफॉर्म पर अकेली थी। उसके लंबे बाल हवा में बिखर रहे थे। उसके कदम इतने तेज थे जैसे वो किसी को पकड़ लेने की आखिरी कोशिश कर रही हो। कुछ सेकंड तक शुभेंदु उसे देखता रहा। फिर उसके मन में एक ही सवाल उठा, इतनी रात में इस सुनसान स्टेशन पर कोई लड़की इस तरह क्यों भाग रही थी? वो तुरंत अपनी कुर्सी से उठा और कमरे से बाहर निकल आया। उसके जूतों की आवाज खाली प्लेटफॉर्म पर गूंजने लगी। सामने वो लड़की अब भी भाग रही थी। शुभेंदु ने कदम तेज कर दिए, लेकिन जितना वो आगे बढ़ता, लड़की उतनी ही दूर दिखाई देने लगती। कुछ देर बाद उसे महसूस हुआ कि वो स्टेशन के उस हिस्से में पहुंच चुका है जहां कोहरा पहले से कहीं ज्यादा घना था। अब वो लड़की उससे ज्यादा दूर नहीं थी।
कुछ ही पलों में शुभेंदु उस लड़की के काफी करीब पहुंच गया। अब उनके बीच मुश्किल से कुछ कदमों की दूरी बची थी। तभी वो लड़की धीरे धीरे रुक गई। उसके कदम थमते ही आसपास का सन्नाटा और गहरा हो गया। दूर कहीं झींगुरों की आवाज भी अचानक बंद हो गई। कुछ सेकंड तक वो लड़की उसी तरह खड़ी रही। फिर उसने बहुत धीरे धीरे अपना सिर उसकी तरफ घुमाया। अगले ही पल शुभेंदु का दिल जैसे धड़कना भूल गया। उस लड़की का चेहरा किसी इंसान जैसा नहीं लग रहा था। उसकी एक आंख पूरी तरह सफेद थी, जबकि दूसरी आंख के नीचे काले रंग का गहरा धब्बा फैला हुआ था। उसके माथे के दाहिने हिस्से पर लंबा चीरा था, जिसमें सूखा हुआ खून जमा हुआ था। उसके होंठ बुरी तरह फटे हुए थे और चेहरे पर जगह जगह मिट्टी और राख चिपकी हुई थी। लेकिन सबसे डरावनी बात उसका चेहरा नहीं था। सबसे डरावनी बात यह थी कि वो पलक तक नहीं झपका रही थी। उसकी दोनों आंखें लगातार शुभेंदु को ही देख रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे वो बहुत पहले से उसके आने का इंतजार कर रही थी। शुभेंदु के शरीर में सिहरन दौड़ गई। उसके हाथ कांपने लगे। उसके पैरों ने जैसे काम करना बंद कर दिया। तभी उस लड़की के होंठों पर धीरे धीरे एक अजीब सी मुस्कान उभरने लगी। वो मुस्कान किसी इंसान की नहीं थी। अगले ही पल एक ठंडी हवा का झोंका वहां से गुजरा। कोहरे की मोटी परत अचानक उनके बीच आ गई, और जब वो कोहरा थोड़ा छटा, वहां कोई नहीं था। लड़की गायब हो चुकी थी। पूरा प्लेटफॉर्म खाली पड़ा था। न किसी के कदमों की आवाज, न किसी के भागने की आहट। केवल दूर कहीं से आती ट्रेन की धुंधली सीटी सुनाई दे रही थी। शुभेंदु कई सेकंड तक वहीं खड़ा रह गया। उसके रोंगटे खड़े हो चुके थे। ठंडी रात के बावजूद उसके माथे से पसीने की बूंदें टपकने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसने अभी जो देखा वो सच था या उसकी आंखों का धोखा। उसने एक बार फिर चारों तरफ देखा, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। कुछ देर बाद वो कांपते कदमों से वापस स्टेशन ऑफिस की तरफ लौटने लगा। कमरे में पहुंचते ही उसने दरवाजा बंद कर लिया। उसकी सांसें अब भी तेज चल रही थीं, लेकिन उसकी निगाह बार बार खिड़की की तरफ उठ जाती। उसे ऐसा महसूस होने लगा था कि जैसे कोई बाहर खड़ा उसे देख रहा हो। उस रात उसने एक बार भी अपनी आंखें ठीक से बंद नहीं की। जब भी वो आंखें बंद करता, वही चेहरा उसके सामने आ जाता। वही सफेद आंख, वही अजीब मुस्कान और वही सन्नाटा। सुबह होने तक उसका चेहरा पूरी तरह उतर चुका था। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे पड़ गए थे। ऐसा लग रहा था जैसे वो कई दिनों से सोया ही न हो। कुछ देर बाद हरिनाथ कमरे के अंदर आया। उसने शुभेंदु को देखा और उसके कदम वहीं रुक गए। उसके चेहरे पर वही डर उतर आया जो पिछली रात दिखाई दिया था। कुछ पल बाद शुभेंदु ने रात की पूरी घटना उसे बता दी। यह सुनते ही हरिनाथ का चेहरा पीला पड़ गया। उसने धीमी आवाज में कहा कि उसे उस लड़की के इतना करीब नहीं जाना चाहिए था। उसने ये भी कहा कि अगर किसी ने उसे बहुत करीब से देख लिया तो वो बात उसके मन से कभी नहीं निकलती। फिर उसने शुभेंदु को सलाह दी कि अगर संभव हो तो वो इस स्टेशन को छोड़ दे, लेकिन शुभेंदु चुप रहा। सच तो ये था कि डर के साथ साथ उसके मन में एक और चीज पैदा हो चुकी थी, जिज्ञासा। वो अब भी यकीन नहीं कर पा रहा था कि पिछली रात जो कुछ उसने देखा वो हकीकत थी या उसका भ्रम। और शायद इसी सवाल का जवाब जानने के लिए उसने मन ही मन फैसला कर लिया, आज रात वो फिर इसी स्टेशन पर रुकेगा। उसे ये जानना था कि वो लड़की आखिर थी कौन, और उससे भी बड़ा सवाल, क्या वो सचमुच थी भी या नहीं। अगली रात शुभेंदु फिर उसी कमरे में बैठा था। वो खुद को समझाने की कोशिश कर रहा था कि पिछली रात जो कुछ उसने देखा वो केवल थकान और अंधेरे का धोखा था, लेकिन उसके मन का एक हिस्सा अब भी उसी लड़की के बारे में सोच रहा था। तभी दूर से फिर ट्रेन की सीटी सुनाई दी। उसी के साथ एक ठंडी हवा कमरे में भर गई।
शुभेंदु का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने खिड़की की तरफ देखा, वही ट्रेन, और उसके पीछे फिर वही लड़की भाग रही थी। इस बार उसके कदम पहले से भी तेज थे। उसके बाल हवा में नहीं उड़ रहे थे, बल्कि उसके चेहरे से चिपके हुए थे। कुछ सेकंड तक शुभेंदु अपनी जगह पर खड़ा रहा। उसके भीतर डर था, लेकिन उस डर से कहीं ज्यादा बड़ी चीज थी, जिज्ञासा। आखिर वो लड़की कौन थी, और वो हर रात उसी ट्रेन के पीछे क्यों भागती थी? अगले ही पल वो फिर उसके पीछे चल पड़ा। इस बार लड़की अचानक रुक गई। कुछ सेकंड तक उसने अपनी पीठ शुभेंदु की ओर किए रखी। फिर उसने धीरे धीरे अपना चेहरा उसकी तरफ घुमाया। शुभेंदु की सांस रुक गई। उसका चेहरा पहले से कहीं ज्यादा भयानक था। उसका माथा बीच से फटा हुआ था। उसके गाल की चमड़ी लटक रही थी। एक आंख पूरी तरह बाहर निकल आई थी। उसके होठों के किनारों से काला खून बह रहा था, और उसकी गर्दन अजीब ढंग से एक तरफ झुकी हुई थी। वो लगातार शुभेंदु को देख रही थी। अगले ही पल शुभेंदु को अपने सिर में तेज दर्द महसूस हुआ। उसकी आंखों के सामने सब कुछ घूमने लगा। उसके कानों में किसी लड़की की चीख गूंजने लगी। फिर उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया, और वो वहीं बेहोश होकर गिर पड़ा। जब उसने दोबारा आंखें खोली, वो खुद को किसी और समय में खड़ा देख रहा था। एक ट्रेन स्टेशन से चलने लगी थी। एक युवा लड़की भागती हुई उस ट्रेन को पकड़ने की कोशिश कर रही थी। उसके चेहरे पर घबराहट थी। वो किसी को आवाज दे रही थी, लेकिन उसकी आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। अगले ही पल उसका पैर फिसल गया। उसका शरीर पटरियों के किनारे जा गिरा। उसके सिर पर गहरी चोट लगी। कुछ यात्री दौड़कर उसके पास पहुंचे। लड़की तब भी सांस ले रही थी। वे उसे उठाकर स्टेशन के एक पुराने कमरे में ले गए। किसी ने डॉक्टर को बुलाने के लिए आदमी भेजा, लेकिन उस रात तेज बारिश शुरू हो गई। डॉक्टर कभी नहीं आया। कुछ घंटों बाद उस लड़की ने उसी कमरे में दम तोड़ दिया। उसके चेहरे पर लगी चोट अब उसे पहचान से परे बना चुकी थी। अचानक शुभेंदु की आंख खुल गई। वो अब भी प्लेटफॉर्म पर पड़ा था, और वो लड़की अब भी उसके सामने खड़ी थी। उसकी टूटी हुई आंखें सीधे उसे देख रही थीं। तभी उसकी आंखों का रंग बदलने लगा। धीरे धीरे दोनों आंखें गहरे लाल रंग में बदल गईं। अगले ही पल चारों तरफ फैला कोहरा उसे ढकने लगा, और वो लड़की फिर गायब हो गई। भारी कदमों से शुभेंदु अपने घर पहुंचा। उसकी पत्नी सुचित्रा और उसकी मां उसके इंतजार में बैठी थीं। लेकिन आज उसके चेहरे पर कुछ अलग था। वो बिना किसी से कुछ कहे सीधे अंदर चला गया। उसकी चाल धीमी थी। उसकी आंखें अजीब ढंग से खाली लग रही थीं। कुछ देर बाद वो बाथरूम में गया। उसने जैसे ही आईने में देखा, अगले ही पल उसका शरीर सिहर उठा। आईने में उसका चेहरा बदलने लगा। उसकी आंखों की पुतलियां धीरे धीरे गायब होने लगीं। उनकी जगह गहरा लाल रंग फैल गया। उसके माथे पर उभरी नसें काली पड़ने लगीं। उसके होंठ अपने आप खिंचकर एक अजीब सी मुस्कान में बदल गए। उसी क्षण उसे अपने कानों में किसी लड़की की धीमी हंसी सुनाई दी। वो हंसी धीरे धीरे और तेज होती चली गई। शुभेंदु ने घबराकर पीछे मुड़ना चाहा, लेकिन अब उसके शरीर पर उसका नियंत्रण नहीं रहा था। उसके कदम अपने आप बाथरूम से बाहर निकल पड़े। कमरे में बैठी सुचित्रा ने जैसे ही उसकी तरफ देखा, उसके हाथ से पानी का गिलास छूट गया। शुभेंदु की मां अपनी जगह से उठ खड़ी हुई। दोनों के चेहरों पर डर साफ दिखाई देने लगा। उनके सामने खड़ा आदमी शुभेंदु जैसा दिख जरूर रहा था, लेकिन उसकी आंखें किसी और की थीं। अगले ही पल पूरे घर में एक भयानक चीख गूंज उठी, फिर एक और चीख, और उसके बाद अचानक सब कुछ शांत हो गया। कुछ सेकंड तक घर के भीतर ऐसी खामोशी छाई रही जैसे वहां कभी कोई था ही नहीं। कमरे के फर्श पर टूटा हुआ गिलास बिखरा पड़ा था। कुर्सी एक तरफ गिरी हुई थी, और जमीन पर खून की पतली लकीर धीरे धीरे फैल रही थी।
सुचित्रा और शुभेंदु और उसकी मां अब निश्चल पड़े थे। तभी शुभेंदु के शरीर के ऊपर हल्की सी धुंध इकट्ठा होने लगी। वो धुंध धीरे धीरे एक आकृति में बदलने लगी। कुछ ही पलों बाद वहां वही लड़की खड़ी थी, वही टूटा हुआ चेहरा, वही निर्जीव आंखें। वो कुछ क्षण तक शुभेंदु के शव को देखती रही। फिर उसने धीरे धीरे अपना सिर उठाया और अगले ही पल उसका शरीर कोहरे में घुलने लगा। कुछ सेकंड बाद कमरे में कोई नहीं था, केवल 3 निश्चल शरीर पड़े थे। अगले दिन ये खबर पूरे इलाके में फैल गई। धीरे धीरे उस स्टेशन के बारे में अजीब अजीब बातें फैलने लगीं। कुछ लोगों ने दावा किया कि उन्होंने रात में सफेद कपड़ों वाली लड़की को देखा है। कुछ ने कहा कि उन्होंने प्लेटफॉर्म पर किसी लड़की के भागने की आवाज सुनी है। आखिरकार सरकार ने सुरक्षा कारणों से उस स्टेशन को बंद कर दिया। लेकिन एक सवाल आज भी अनुत्तरित है। उस रात उस लड़की को आखिर किससे मिलना था? और मरने के इतने वर्षों बाद भी वह हर रात उसी ट्रेन के पीछे क्यों भागती है? शायद उसका इंतजार आज भी खत्म नहीं हुआ।